सो हम लोगों को जब कभी भी मैथ से रिलेटेड कोई भी फंक्शन पाइथन में इंपोर्ट करने होते हैं तो या उनको यूज करना होता है तो हम लोग सिंपली इंपोर्ट मैथ लिखते हैं, यानी कि हम एक मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोग्राम में। और जैसा मैंने लास्ट में भी बताया कि ये मैथ मॉड्यूल जो है हमारा, ये बाय डिफॉल्ट हमारे पाइथन में जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो ये आता है हमारे पास। अगर कोई भी मॉड्यूल हमारे पास बाय डिफॉल्ट नहीं है, इफ एनी मॉड्यूल शोज एरर व्हाइल इंपोर्टिंग, अगर आप कोई भी मॉड्यूल जो है इंपोर्ट कर रहे हैं और एरर आ रहा है तो आगे चल के हम ये भी सीखेंगे कि पिप के थ्रू हम कैसे उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो जब हम पाइथन और एसक्यूएल का कनेक्शन बनाएंगे और उस टाइप की लाइब्रेरी काम करेंगे तो हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे। सो अब लेट्स इसको इंपोर्ट करते हैं। और सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि जब जब मैथ मॉड्यूल आपका इंपोर्ट हो जाएगा तो ये जो पर्टिकुलर क्लास का नाम है या पैकेज का नाम है मैथ, तो इस क्लास या इस पैकेज का यूज करके हम इसके मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसका सबसे इजी एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए हमें किसी सर्किल का एरिया निकालना है, एक एग्जांपल के लिए एरिया ऑफ सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल निकालने के लिए हमें पता है कि उसका जो फॉर्मूला है वो है पाई मल्टीप्लाइड बाई रेडियस रेज टू द पावर ऑफ 2। अब ये उसका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में, जिसको हम पाई आर स्क्वायर भी बोलते हैं, या किसी भी पर्टिकुलर शेप का आपको पता है वॉल्यूम निकालना है, एरिया निकालना, वहाँ पे पावर यूज होती है और वहाँ पे पाई का यूज होता है। तो जब ये मैथ मॉड्यूल हम इंपोर्ट कर लेते हैं तो इसमें अगर आप सिंपली लिखेंगे मैथ डॉट पाई, तो इसमें ऑलरेडी पाई की वैल्यू सेव है। आपको इसको अलग से कहीं पे भी डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पाई की वैल्यू पहले से सेव है और आप आराम से उस वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। सो अगर मुझे अब इसको यूज़ करना है तो मैं सीधे लिख सकता हूँ मैथ डॉट पाई, और मल्टीप्लाइड तो हमारा ये ऑपरेटर है ही है। मान लीजिए रेडियस है 5, हमारे सर्किल का रेडियस 5 है, और इसकी पावर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम स्टार स्टार 2 लिखें, स्टार स्टार 2 ऐसा लिखें, तो ये हमारा पाई आर स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम प्रॉपरली बॉड मास को नहीं लिख पा रहे, यानी कि जो हमारी इक्वेशन है वो प्रॉपर हम नहीं लिख पा रहे। तो इक्वेशन को प्रॉपरली लिखने के लिए हमें करना क्या होगा, हम चाहेंगे कि पहले 5 की पावर 2 हो, यानी हमारे रेडियस का स्क्वायर हो, फिर उसके बाद हम उसे मल्टीप्लाई करें पाई की वैल्यू से, और जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा एरिया निकल आएगा। तो ये मैथ मॉड्यूल का एक यूज है। जब भी हम कोई पैकेज या मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो उसमें हमें मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज मिलती हैं। जैसे यहाँ पे पाई जो है एक प्रॉपर्टी जैसा है, यहाँ पे ये कोई मेथड नहीं है, ये एक प्री स्टोर्ड वैल्यू जैसा है। इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं मैथ डॉट ई, तो आपने जब लॉगरिथम का चैप्टर पढ़ा होगा या वहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल से डील करते, सो आप वहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास मैथ डॉट ई की वैल्यू होती है। सो लॉग बेस ई, लॉग लॉग के चैप्टर्स में आपने ज़रूर ये पढ़ा होगा। सो ये जो मेथड, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, ये 2.7 आपने अक्सर अपने एलिमेंट्री क्लास में इसका यूज़ किया होगा। मगर इसकी वैल्यू जो आज हम लोग देख रहे हैं वो
यहाँ पे देख रहे 2.71, इसे ऑयलर्स नंबर या यूलर्स नंबर जैसे भी प्रोनाउंस करना वो भी बोलते, EULERS। तो ये एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, ठीक है। ये भी कोई मेथड नहीं है, ये एक वैल्यू है जो इस लाइब्रेरी में पहले से स्टोर कर दी गई है। आगे आने वाले चैप्टर में हम ये भी सीखेंगे कि जैसे ये मैथ मॉड्यूल बना है, या जैसे हमने पिछले क्लास में जेसन मॉड्यूल पढ़ा, तो हम ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम खुद का पैकेज या खुद का मॉड्यूल भी पाइथन में बना सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे मान लीजिए हम सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में एक सिंपल लाइब्रेरी बना के दे दें जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले हों और उन फॉर्मूले को फंक्शन के थ्रू हम डिफाइन कर दें और अपना पैकेज बना दें, तो वो भी आगे सीखेंगे। अब अगर आपको देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज और कौन कौन से मेथड्स हैं, तो मैथ इंपोर्ट करने के बाद आप सिर्फ लिखिए मैथ डॉट, और आप देखेंगे सारे के सारे और यहाँ पे आ गए। अब देखो इसमें जहाँ पे क्यूब बना हुआ है, ठीक है, ये सारे मेथड्स हैं। ये जो क्यूब बने हुए हैं ये सारे मेथड्स हैं, और जहाँ पे ये ब्रैकेट लगा के एक क्यूबॉइड टाइप का बना है, ये सारी प्रॉपर्टीज है। देखो ई है, इन्फिनिटी है, नैन है, पाई है, अभी मैंने जब पाई दिखाया, टाउ है, ये सब मैथमेटिकल वैल्यूज हैं। तो ये सारे हम लोगों ने, जो हम अपने कॉन्स्टेंट्स को यूज करते हैं, वो सारे हैं। तो ये याद रखिएगा, और इनकी वैल्यू पहले से यहाँ पे दी। कुछ मेथड्स हम लोग आज पढ़ते हैं और उनका यूज देखेंगे कैसे क्या करना। तो जैसे ए कॉस एग्जाम्पल के लिए, अब ये ए कॉस जो है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, और इसका जो यूज है वो ये कि जो आर कॉस होता है, सो इसका यूज जो है वो ये आर्क कोसाइन, या फिर जिसे हम इनवर्स कोसाइन कहते हैं, तो किसी भी एंगल का वो प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए जैसे एक कॉस भी है, जैसे मैंने लिख दिया कॉस 90, तो जो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं कॉस 90, ये वो निकाल के दे देगा हमको, ठीक है। आप इन मेथड्स के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक, यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस, और यहाँ पे देखिए यह इसका एक डिस्क्रिप्शन भी मिल रहा है। तो इससे जो है हम लोग को समझ में आ जाएगा कि इट रिटर्न्स द कोसाइन ऑफ एक्स मेजर्ड इन रेडियंस। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि ये रेडियंस में मेजर होता है। अगर जैसे हम लिखते हैं मैथ डॉट साइन, जैसे साइन 30 है, और फिर लिखते हैं मैथ डॉट डिग्री 30, एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको प्रिंट करते हैं डिग्रीज, तो ये हमें एक वैल्यू देगा, ठीक है। अगर हम लिखते हैं रेडियंस 30, तो ये हमें फाइनल वैल्यू देगा। तो अगर हमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, जो हम निकालना चाहते हैं, तो हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ऑब्वियसली ये फाइल मैं आपको दे दूंगा। इसी तरह से अगर हमें कॉस 90 की वैल्यू निकालनी है, अपना ट्रिग्नोमेट्री का टेबल निकाल लेना, उसमें वैल्यूज ढूंढ लेना। तो जैसे मान लो कॉस 90 की वैल्यू निकालते, तो ये आ रही। सो इस तरीके से आप डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करके, रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, जैसे टैन है, कॉट है, कॉसेक है, ये सारे यहाँ पे होते हैं, और आप इनका यूज करके वैल्यूज को निकाल सकते हैं। इनका यूज आगे आपको बहुत आएगा, जैसे सिग्नल की एनालिसिस है, या किसी टाइप का ग्राफ है उसकी एनालिसिस है, या
हमें अपने से कुछ टेस्ट सिग्नल जनरेट करना है। कई बार हम लोग साइनोसॉइडल वेव को जनरेट करना चाहते हैं, एक ग्राफ बनाना चाहते हैं कि साइन का ग्राफ कैसे दिखेगा, कॉस का ग्राफ कैसे दिखेगा, वोल्टेज का ग्राफ बनाना है, करंट का ग्राफ बनाना है, उसका हमें एम्पलीट्यूड मालूम है, हम उसका एक ग्राफ बना के दिखाना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बहुत सारे कैलकुलेशंस में इसका काम आएगा। सो और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का आपका यूज जो है वो आपको पता ही है। जो अगर कोई बिल्डिंग है उसकी हाइट पता है, उसका बेस पता है, तो आप वहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। आपको जो है अगर एंगल पता है तो आप बहुत इंटरचेंजेबली बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो। तो वो वापस से मैं नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में नहीं होते, मगर यहाँ पे जो हम लोग ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं इस लाइब्रेरी में वो सारे होते हैं। इसी तरीके से जो लॉग रिलेटेड फंक्शन है, सो जैसा लॉग है, अब लॉग का यूज हम लोग करते क्यों है कि लॉग का जो मेन यूज होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर है तो ये उसका एक छोटा सा वैल्यू दे देगा। अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा डेटा है, मान लो हम एक डेटा बनाते हैं, यहाँ पे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है एज, एक रियल एग्जांपल है जो हम आगे चल के एनालिसिस करेंगे। तो अगर मान लीजिए हमारे पास 5 एम्प्लॉयज की एज लिखी हुई है, 45, 67, 78, 43, 33, ऐसे 5 एम्प्लॉयज की एज लिखी हुई है और इन्हीं लोगों की इनकम लिखी हुई है। तो उसी प्रकार ठीक लिस्ट में हमने इनकी इनकम भी लिख दी। मान लीजिए इनकी इनकम है 45,000, 67,800, मंथली इनकम है 1,20,000 और इनकी मान लीजिए 12,570 ऐसा कुछ है, 82,500। तो ये पहली बात एक डेटा है और इस डेटा में आप देखेंगे कि जो हमारा एक्स और वाई है वो एक्स और वाई के बीच में हम आराम से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए अगेन आज मैं इस लाइब्रेरी को सिर्फ एक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसको हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सो इसको हम लिखते इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट SPLT। फिलहाल आप इसे इग्नोर कीजिए कि पाई प्लॉट, सॉरी पाई लॉट लिख दिया सर, ये आ गया। सो इसको बाद में मैं आपको सिखा दूंगा इसका क्या मीनिंग है, बट आप आज ही सिर्फ इतना याद रखिए। देखिए इसमें प्लॉट शब्द आया है, ठीक है, और लाइब्रेरी आया है, तो ये ग्राफ प्लॉट करने की लाइब्रेरी है, ठीक है। और पाई प्लॉट यानी पाइथन प्लॉट है। अभी एज वैज भूल जाते हैं, सिर्फ इतना लिखते हैं। तो जैसे ऊपर हमने मैथ लिखा, देखो यहाँ पे क्या लिखा, मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट। तो इंपोर्ट करने का मतलब है कि हम लोगों के पास ये आ गई लाइब्रेरी, ठीक है, और इसे SPLT यानी इतना बड़ा जो इसका नाम है इसको हम एक घर का नाम दे दे रहे PLT। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरी पैकेज है ये अब SPLT मेरे पास आ जाएगी। इसी तरीके से हमने लिखा इंपोर्ट मैथ एज M। तो इतना बड़ा जो बार बार हमें देखो मैथ मैथ लिखना पड़ रहा है, तो ऐसा हम करते हैं पाइथन के अंदर। जो हम लाइब्रेरी है उसका एक एलियस बना देते हैं, ये उसका एलियस है। एलियस मतलब एक पुकार का नाम या एक छोटा नाम, जिससे हमें याद रहेगा कि मैथ को अब हम M बुलाएंगे। ये जो इतनी बड़ी वैल्यू है मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट, इसको हम PLT बुलाएंगे, ताकि हम प्रोग्राम में जब इन पैकेजेस का यूज करें तो हमें बार बार उतने ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं लिखने पड़े। सो अब जैसे यहाँ पे हमारे पास डेटा एज और डेटा इनकम दो चीज़ें हैं, तो हम लिखते PLT डॉट प्लॉट
या plt.scatter, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, और यहाँ पे लिख देंगे डेटा स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने आपको सिखाया था डिक्शनरी से एक वैल्यू कैसे निकालते हैं, डेटा एज और डेटा इनकम। तो डेटा एज और डेटा इनकम। अब इससे क्या होगा, आप सीखेंगे कि एक ग्राफ बनेगा। अब ये कह रहे हैं कि एक्स और वाई सेम साइज के लिए, तो हम चेक कर लेते हैं इसमें कितने वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, और इसमें भी 5 वैल्यूज होने चाहिए। 5 एक्स के लिए 5 वाई होने चाहिए, तो 65,000 ऐसा मैंने लिखा। सो यहाँ पे अब हमारे पास 5 एक्स हैं, 1 2 3 4 5। एक्स एक्सिस पे हमेशा हम लोग उस वैल्यू को लिखते हैं जो इंडिपेंडेंट होता है, और वाई एक्सिस पे हमेशा उस वैल्यू को लिखते हैं जो डिपेंडेंट होता है। इसका फॉर्मूला होता है plt.scatter x, y। ये आज मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, हम लोग इस पे डेडिकेटेड 5-6 चैप्टर पढ़ेंगे मैटप्लॉटलिब से रिलेटेड। तो एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है मैट लैब। मैट लैब का यूज खास करके जो है प्लॉटिंग के लिए यूज होता है, आपने कभी ना कभी इसका नाम सुना होगा। तो ये जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, ये मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी मैटलैब जैसा प्लॉटिंग सिस्टम हमें पाइथन में देती है, तो वही यहाँ पे हम कर रहे हैं। सो इम्पोर्ट मैथ है। तो अब यहाँ पे देखो ये लाइब्रेरी हमने ऐसे प्लॉट कर दिया, ठीक है, ऐसे देखो ये प्लॉट आ गया। ये प्लॉट क्या दिखा रहा है कि ये प्लॉट हमें दिखा रहा है कि जिनकी एज कितनी है तो उनकी इनकम कितनी है, हर पॉइंट ये दिखा रहा है। जिनकी एज 67 है तो उनकी, जिनकी एज 78 है तो उनकी इनकम कितनी है, जिनकी एज 68 है उनकी इनकम कितनी है, एंड सो ऑन। ये सारे जो पॉइंट हमें नज़र आ रहे हैं, ये सारे ये पॉइंट है कि 45 साल वाले की 45,000, 67 साल वाले की 67,800 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके आगे आप लोग को ग्राफ बनाना सिखाएंगे, तो वहां पे भी ये मैथ लाइब्रेरी का खास करके यूज होगा। हम लोग लॉग पढ़ रहे हैं, तो मैंने ये क्यों बताया, सिर्फ एग्जांपल देने के लिए। अब लॉग में क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, एज और इनकम, ठीक है। एज और इनकम में स्केल का देखो कितना बड़ा अंतर है। एज तो है मतलब 0 से 100 के बीच में इसकी स्केल है, 0 से 100 के बीच की स्केल, मगर इनकम की जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कहाँ 45, कहाँ 45,000, ठीक है। तो इंग्लिश मतलब लगभग 1000 का डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि लॉग के थ्रू आप देखेंगे कि अगर हम इनके लॉग निकाल लेते हैं तो लॉग इनकी वैल्यू को बहुत छोटा बना देगा और इनके स्केल को बड़े करीब ले आएगा। तो इसके लिए हमने सिखाया था फॉर आई इन डेटा एज, मैंने फॉर लूप आप लोगों को सिखाया था। तो हम ऐसे लिखेंगे फॉर आई इन डेटा एज, मतलब कि जितनी भी एज हमें दी हुई है, यहाँ पे जितनी भी एज दी हुई है, ठीक है, ये सारी, इनको एक एक करके लो, इसका मतलब है ये। और प्रिंट करो m.log i, इस वैल्यू को प्रिंट करो। तो सारी एज को एक एक करके लेगा और उनके लॉग को प्रिंट करेगा एज पे। देखिए ये आ गई वैल्यू 3.8, 4.2 इस स्केल में आ गई। ठीक उसी तरीके से अगर हम एज और इनकम को भी ले लेते हैं और इसका भी लॉग निकालते हैं, तो देखिए ये आ गया। तो अब देखो क्या हुआ कि 3.8, 4.2, 4.3 ये सारे आ गए, और यहाँ 10.7, 11.12, 11.69। अब इनके स्केल में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं रहा। ये वाले 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में चल रहे हैं, ये वाले 10 पॉइंट और 11 पॉइंट में चल रहे हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, इसको प्लीज याद करिएगा आप अच्छी तरीके से। और ये केस है, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे मैथ लाइब्रेरी कोई बहुत अच्छे से
आप बहुत ज़्यादा यूज करें। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ वो समझना। अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास डेटा एक फॉर्म में अवेलेबल है, हमारे पास डेटा में अवेलेबल है 47, 67, 45, 67 इस तरीके से कुछ नंबर हैं, ये एक लिस्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अगर हमारे पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट से हम दूसरी लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो हमारा क्या काम है, इन अ वे हम एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाना चाहते हैं या कैलकुलेटेड लिस्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, सो हमारे पास एक ओरिजिनल लिस्ट है जिसमें 45 ये वो सब लिखा हुआ है जो कि एज लिस्ट है, और इस लिस्ट का यूज करके हम एक कैलकुलेटेड लिस्ट बनाना चाहते हैं जिस लिस्ट में ये सारे नंबर होंगे। तो इसका कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले एक एम्प्टी सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट लीजिए, इसलिए कि आप एक बर्तन लीजिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, इसको नाम लिख दिया एज लॉग, ऐसे ये एक वेरिएबल लिख लिया कि ये लॉग वाली लिस्ट है। ऐसे एक एम्प्टी लिस्ट लीजिए, फिर दूसरा लूप चलाइए ताकि वो जो ओरिजिनल लिस्ट है उस पे लूप लगे। और फिर आप क्या कीजिए, आपको मैंने एक मेथड पढ़ाया था अपेंड मेथड। अपेंड क्या करता है, ऐड वन एलिमेंट टू एंड। तो अभी तो इस लिस्ट में कुछ है ही नहीं, तो वन एलिमेंट क्या होगा, इसमें पहला एलिमेंट हो जाएगा, फिर जब पहला आ जाएगा तो उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये ऐसे अपेंड कर देगा सारी की सारी लॉग वैल्यूज, यानी ये क्या करेगा, एज के थ्रू लूप करेगा और अपेंड कर देगा उसमें उन सारी एज के लॉग नंबर्स। तो मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूं, यहाँ पे एज की वैल्यूज एक एक करके सेलेक्ट होंगी, उनका लॉग बनेगा मैथ लाइब्रेरी से, और वो लॉग वैल्यू न्यू लिस्ट में अपेंड हो जाएगी। अपेंड का मतलब ऐड टू एंड, ये ऐड नहीं होएगी, अपेंड होएगी। ऐड में तो कहीं पे भी आ सकते हैं। तो अभी देखो ये हुआ। अब अगर मैं एज लॉग लिस्ट को चेक करता हूं तो देखो उसके अंदर वो लॉग की वैल्यूज आ गई। ठीक इसी तरीके से हम इनकम लॉग बना लेते हैं। ठीक इसी तरीके से इनकम लॉग बना लेते हैं। तो इनकम लॉग, और इनकम लॉग में भी हम अपेंड कर देंगे। अब देखो हमारे पास जो इनकम लॉग है वो बन गया। तो ये हमारा बन गया y और वो बन गया x। ठीक है, इसमें एक्चुअली हमें यहाँ एज की जगह इनकम लेनी पड़ेगी। ये हो गया, अब सही है। तो ये हमारा इनकम बन गया। ठीक है, तो एक देखो एज लॉग बन गया, एक इनकम लॉग बन गया। और पाई प्लॉट की जो खासियत है, ऑब्वियसली ये वीडियो आप वो कई बार चला के देखिएगा तो आपको और अच्छे से आएगा। मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड भी कर दूंगा इसको। अब जैसे हम यहाँ पे एक्स और वाई को प्लॉट करते हैं, याद रखिए ग्राफ हम हमेशा 2D ग्राफ है तो इसमें 2 डायमेंशंस लेते हैं। तो एक हमने ले लिया एज लॉग और एक ले लिया इनकम लॉग। अब देखो पहले क्या था, पहले वैल्यूज ऐसी थी 40, 50,000, 50, 70,000 ऐसे थी। अब वैल्यू के बीच में डिफरेंस काफी कम आ गया। पर मजे की बात यह है कि ग्राफ वैसा ही है। देखो अगर आप इस ग्राफ को पिछले ग्राफ से कंपेयर करोगे ना, ये वाला है लॉग वाला ग्राफ और ये वाला है नॉन लॉग, इसमें देखो कहीं पे भी आपको डेटा में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आएगा, मतलब ग्राफ के पैटर्न में नजर नहीं आएगा। ग्राफ का पैटर्न वही है जो पहले था। ठीक है, सो ग्राफ वही लगभग रहा,
मगर वैल्यूज के बीच में स्केल का काफी अंतर आ गया, और ये डेटा एनालिसिस में हमें बहुत काम आएगा आगे चल के। कुछ ऐसी एल्गोरिदम्स आप जब आप मशीन लर्निंग कभी पढ़ेंगे तो कुछ ऐसी एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे जिसमें एक एल्गोरिदम आती के मींस क्लस्टरिंग। उस एल्गोरिदम पे में जो है आपको ऐसे पहले वैल्यूज को स्केल डाउन करना पड़ेगा और फिर आप उसमें ग्राफ लगा सकते हैं। सो ये एक तरीका है। तो ये किसके थ्रू हुआ? मैथ लाइब्रेरी के थ्रू। तो ये सारी लाइब्रेरी आप जब जानेंगे तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं। अब जैसे हमें समझ लिया कि लॉग का जो मेन काम है वो ये है कि जो बड़ी वैल्यूज को हम छोटा कर दें। अंदर गूगल से पूछते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ log. The common application of log is to find the compound interest and find to know the magnitude of an process used to ये कुछ ज्यादा ही उन्होंने आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा हुआ है हाउ मेनी टाइम्स द बेस नंबर बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट सम अदर पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, तो यानी लॉग में आपके पास बेस भी होते हैं, जैसे बेस 2, बेस 10। तो यहाँ पे मैथ में अब मैथ का नाम एम हो गया भाई साहब। तो इसमें जो लॉग फंक्शन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको सारे लॉग फंक्शन मिल जाएंगे। तो इसमें देखिए ये नॉर्मल लॉग है जिसका बेस ई है। अगर आपने कोई बेस नहीं लिखा है तो उसका बेस ई है। ठीक है, अगर आपने ये लिखा है तो इसका मतलब है बेस 10, लॉग बेस 10 100। इसका आंसर 2 कैसे आया? ये लॉग का काम है। इसका मतलब है जो आपका बेस है, बेस की पावर, ये बेस है, बेस की पावर कितनी बनाए यहाँ पे कि 100 आ जाए। जो हमारा बेस है, जैसे यहाँ बेस 10 है, बेस की पावर क्या बनाए कि 100 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें साफ पता है 10 स्क्वायर जो है 10 की पावर 200 होता है, राइट। अगर हम पाइथन से पूछेंगे वो कहेगा ये कुछ अपने गलत बताएगा, इज इक्वल टू पूछते, एक कंपेयर कर रहे, कह रहा है ट्रू, ये तुमने सही लिख दिया, तो तभी ये आंसर 2 आया, राइट। तो ये लॉग का काम है। सो ये सारा कुछ भी यहाँ पे सॉल्व होता है। तो आप अपना अगर लॉग को वापस से रिवाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे वो सारे मेथड्स हैं जो आपके लॉग को सॉल्व कर सकते हैं। एक और यहाँ पे यूज समझ, तो हम एक यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? अरे बेस, इसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, एच। और इन्हीं को कैलकुलेट करने के लिए साइन कॉस टेन के फॉर्मूले हम लोग पढ़ते हैं। कभी हमें बेस और परपेंडिकुलर पता है तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। कभी जैसे साइन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। टेन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दो पता होंगे तो एंगल निकाल लेंगे, एंगल पता होगा तो ये निकाल लेंगे। इस तरीके से होता है कैलकुलेशन। पर ये जो हाइपोटेन्यूज है इसके लिए एक सिंपल फार्मूला होता है। तो अगर हम लिखे एम डॉट हाइपोट, बाय द वे अगर आप कंफ्यूज रहे, ये एम मैंने मैथ को ही एम बोल दिया, तो ये याद रखिएगा। आप इंपोर्ट करते समय अगर एक एलियस दे देते हैं तो फिर आप उस एलियस को ही यूज करेंगे थ्रू आउट अपनी प्रोग्रामिंग। तो हम एम की मैथ की जगह अब बस एम लिख रहे हैं। तो अब हाइपोटेन्यूज को क्या है पता होना चाहिए कि कितने हमें वहां पे वैल्यूज चाहिए। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू भी निकाला जा सकता है, और बस उसी पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। तो अगर सपोज करो किसी रेक्टेंगल की एक साइड 3 है, एक साइड 4 है,
तो हम पता करते हैं कि उसकी तीसरी साइड 5 होगी। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल की अगर एक साइड 3 है, दूसरी साइड 4 है, दैट मीन्स कि जो हमने अभी यहाँ पे बनाया, और चालू बंद कर दिया, ये आया। तो अगर एक साइड 3 है, मान लो ये 3 है, ये 4 है, तो हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा। बस यही बता रहा हूँ। तो ये भी एक फंक्शन है या मेथड है इस लाइब्रेरी का। अब ये आपके अगला मेथड है, ये सील। तो दो चीजें होती हैं, सील और फ्लोर। ठीक है। अब अगर मान लो रिटर्न द सीलिंग ऑफ एक्स एज एन इंटीग्रल, इसका मतलब क्या है? अगर मैंने लिखा सील ऑफ 4.6, यानी कि इसको 4.6 का जो अगला इंटीजर है वो दे देगा 5। ठीक है। और अगर मैं लिखता हूं एम डॉट फ्लोर ऑफ 4.6, तो ये उसका पिछला इंटीजर दे देगा 4। तो इज लाइक जमीन और छत। अगर 4 और 4.6 कहाँ पे आएगा? 4 और, अब इसको हटाते हैं। अगर मान लो ये छत है, ये जमीन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, ये नंबर्स हैं, इंटीजर नंबर्स हैं 4 और 5। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीलिंग, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सील, CEIL। ओके, सील। अभी ये बोला। और ये फ्लोर है। ठीक है। तो अब नंबर इसके बीच में आते, जो इनके फ्लोट वैल्यूज हैं, जैसे कैसे आएगा 4.1, 4.2, ऐसे ग्राफिकल पे हुए देखे तो ऐसे स्केल चलेगा और अप टू जो है 5 तक जाएगा। तो ये जितने भी नंबर्स हैं जो ऐसे फ्लोट नंबर्स हैं जो 4 और 5 के बीच में आते हैं, उन सबका जो सील होगा, यानी किसी भी दो इंटीजर नंबर के बीच में आने वाले फ्लोट नंबर का जो सील होगा वो ऊपर वाली वैल्यू होगी, और जो उनका फ्लोर होगा वो ये नीचे वाली वैल्यू। इसीलिए अगर मैं लिखता हूँ 4.6 आएगा 4 और 5 के बीच में। अगर इसी तरह मैं लिखता हूँ एम डॉट सील 16.2, तो 16.2 यानी 16 और 17 के बीच में आता है, तो इसलिए इसका वैल्यू आएगा 17। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 17, क्योंकि ये इसका सील हो गया, और फ्लोर आ जाएगा सीधे 16। तो ये इंटीजर देगा, और ऐसा इंटीजर देगा जो आपको सील और फ्लोर उसका देगा। तो ये भी मेथड है। इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर सपोज कीजिए हमें नंबर्स के अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज लेनी है, या कई बार डिवीजन करते समय हम सिर्फ उतने वैल्यूज को कंसिडर करना चाहते हैं जो परफेक्टली डिवाइड हो जाए, या ऐसा कोई भी केस आता है, वहां पे हम सील और फ्लोर की वैल्यू को देखते हैं। अभी जैसे डिग्री मैंने बता दिया, कुछ फंक्शन में आपको आगे भी बताऊंगा। एक फैक्टोरियल जैसे डील करते हैं। जैसे फैक्टोरियल में मैथ में हमने पढ़ा कि कोई नंबर है और उसके पिछले जितने भी नंबर आ रहे हैं 1 से शुरू होके, तो उसका मल्टीप्लाई होता है। जैसे अगर हम लिखे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 5 और 5 के पहले जितने भी वैल्यूज होते हैं 0 के से बड़े, वो आ गया 120। और अगर हम लिखते हैं एम डॉट फैक्टोरियल 5, तो भी 120। तो ये या तो ऐसे निकाल लो, या एक बार में सीधा फार्मूला लगाओ और निकाल लो। तो ये मैथ मॉड्यूल है हमारा। इवन अगर आपके पास आइडल, आप आइडल में भी पहले लिखिए इंपोर्ट मैथ एज एम, और यहाँ पे फिर एम डॉट लिखिए, तो ये आपको सारे यहाँ पे मेथड्स आ जाएंगे। ठीक है। अब जैसे कुछ कुछ मैं बता रहा हूँ, बाकी जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे
हम उनको निकालेंगे। अब जैसे SQRT है, इसका मतलब है किसी एक नंबर का स्क्वायर रूट दे देगा। अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 1.4142 आंसर आ जाएगा। अगर मैं SQRT 3 लिख देता हूँ 1.732 कुछ ऐसा होता है इसका, ठीक है। तो ये उसका स्क्वायर रूट निकाल के दे दे रहा है। तो स्क्वायर रूट निकालने का एक सीधा तरीका ये भी है कि 2 डबल स्टार मतलब 2 की पावर 0.5, ये भी वही वैल्यू देगा, देखो, ठीक है। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, इस लाइब्रेरी का यूज भी आप कर सकते हैं। तीसरा, अब जैसे यहाँ पे हम पाव लिखते हैं, पाव एक मेथड है। पाव में क्या होता है कि ये एक नंबर पे दूसरी नंबर की पावर की वैल्यू देता है। जैसे हम कहते हैं 4 की वैल्यू 4 की पावर 5 क्या होता है, इसका मतलब है 4 की पावर 5। तो जो भी होता है वो आंसर आपके सामने आ जाएगा। सो ये पाव मेथड है। ये मैथ लाइब्रेरी है, आप थोड़ा सा अपने से भी ट्राई कीजिएगा। बाकी मैंने कहा जैसे जैसे हम लोग को जिन चीज़ों का यूज़ आता जाएगा वो सारे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इज फाइनाइट है, हमें देखना है कि कोई वैल्यू फाइनाइट है या कोई वैल्यू इनफाइनाइट है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इज नॉट अ नंबर है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, रिटर्न द इंटीजर पार्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द इनपुट। इसका मतलब है इंटीजर ऑफ स्क्वायर रूट। तो अगर मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 का स्क्वायर रूट, चलो 5 का स्क्वायर रूट का इंटीजर पार्ट ये 2 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शायद वो 2.2 या 2 पॉइंट कुछ होता। सो इस तरीके से और अगर हम लिखते हैं m.sqrt 5, सो ये आ गया। तो ये उसका एग्जैक्ट वैल्यू है, ये आगे। तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे पाइथन के नए वर्जन्स आते रहते हैं, ये मेथड्स ऐड होते रहते हैं, कुछ हट भी जाते हैं। सो जो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है python.org, आप इस वेबसाइट पे भी इन मॉड्यूल्स के बारे में और चीज़ों को आप सर्च कर सकते हैं। और आगे मैं मैथ मॉड्यूल का एग्जैक्ट वो भी दे दूंगा, यहाँ पे सर्च करते हैं मैथ मॉड्यूल इन पाइथन। तो ये आ गया मैथमेटिकल फंक्शंस नाम से। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा देखिए उसके एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, कॉपी साइन फैब्स फैक्टोरियल फ्लोर एफ मॉड, सब इसका क्या मतलब है। ये जैसे जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखा है, एडेड इन वर्जन 3.5, चेंज्ड इन वर्जन 3.9, ठीक है। इसमें लिखा है कि एडेड सपोर्ट फॉर आर्बिट्ररी नंबर ऑफ आर्गुमेंट, फॉर्मली ओनली 2 आर्गुमेंट्स वर्ड सपोर्टेड, पहले केवल 2 आर्गुमेंट सपोर्ट होते थे। तो ये इसका यूज है। तो आप लोग को ये सब मैं और ज्यादा बताते रहूंगा। जैसे इज क्लोज है, दो वैल्यू एक दूसरे के क्लोज है या नहीं, ये डेटा एनालिसिस में और इवन सिंपल अपने मैथमेटिकल प्रोग्राम्स में बहुत यूजेज है इनका। सो आप लोग इसको जरूर, जितना अभी तक मैंने बताया उतना ट्राई कीजिए एटलीस्ट। इस एक्सरसाइज का सिर्फ मतलब ये है कि जो एडिशनल लाइब्रेरीज हैं उनका यूज करना आप लोग को आ जाए। जब आप लोगों को उसको यूज करना आ जाएगा तो आगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारी एडिशनल लाइब्रेरीज पढ़ते हैं, तो आपको फिर वहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा एडिशनल लाइब्रेरीज का यूज करना, इंपोर्ट करके उनके मेथड्स को यूज करना, इंपोर्ट करके उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करना। ये सब आज ट्राई कीजिए, और आपको इन मेथड्स में कोई प्रॉब्लम है, इसको यूज करने में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आप इनफैक्ट इसकी मदद से छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं। जैसे आप हाइपॉट की मदद से पाइथागोरस थ्योरम का एक प्रोग्राम बना सकते हैं। आप साइन कॉस को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बना सकते हैं। आप एरिया ऑफ सर्किल और सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल
या वॉल्यूम ऑफ अ कोन का एक प्रोग्राम बना सकते हैं पाई की मदद से, पावर की मदद से। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम कुछ बना के दिखाइए, वो मैं आपको लिखवा भी दूंगी। तो ये हमारा एक सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट मैथ मॉड्यूल इन पाई।